संघर्षों की आंधियों से जो हरगिज ना घबराती हैं, हौसलों की उड़ानों से हर मंजिल को पा जाती हैं, पारिवारिक कर्तव्य सामाजिक दायित्वों को बखूबी निभाती हैं। ऐसी ही नारी शक्ति खास से आम और शख्स से शख्सियत कहलाती है। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास अवसर पर दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में मैं सुनीता पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ आर्निका जैन। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम मनाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम को प्रकट करने का ये दिन है। तो सुनीता, किस तरीके से हम आज मनाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? बिल्कुल अर्णिका, और आज हमारे मध्य प्रदेश दूरदर्शन के इस स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं जो कि ऐसी शख्सियत हैं जो कि समाज के लिए प्रेरणादायी स्रोत भी हैं, जिनके संघर्षों की कहानियों को आज हम आपको बताएंगे और निश्चित तौर पर आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। और साथ ही हमारे बीच कई ऐसी दिग्गज हस्तियां आज हमारी दर्शक दीर्घा में भी मौजूद हैं अर्णिका। तो चलिए हम अपने तमाम मेहमानों का परिचय भी जान लेते हैं। बिल्कुल। तो जो सबसे पहली महिला शख्सियत हमारे साथ हैं, उनके लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी कि वर्दी इनकी शान है, कांधों पर सितारों को पहनकर चलती हैं, पुलिस वाली हैं, जान को हथेली पर रखती हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं यहाँ पर आज डीएसपी कमला रावत जी। अगर मैं इनके बारे में बताना चाहूँ तो ये अपने एक प्रसिद्ध जूडो कोच और खिलाड़ी हैं। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं और मध्य प्रदेश जूडो अकादमी में सलाहकार और मुख्य कोच की तरह भी आप काम कर रही हैं। स्वागत है मैडम आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। और साथ ही अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि आज जो 4 मेहमान हमारे बीच हैं सभी विशेष हैं। हमारे बीच एक और ऐसी ही खास शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप लगातार उनकी शायरी, उनके कलाम भी सुनते हैं, लेकिन उतनी ही दक्षता से वो अपने प्रशासनिक दायित्वों को भी निभाती हैं। जी हाँ, हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नुसरत मेहंदी मैम, जो कि मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की निदेशक हैं, साथ ही द्वितीय श्रेणी की राज्यपत्रित अधिकारी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नाम शायरा हैं। आपके कई काव्य संग्रह, शायरियों के संग्रह जो हैं वो प्रकाशित भी हुए हैं और आपको ये भी बताते चलें कि कई प्रतिष्ठित मंचों से आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ख्याति नाम पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें ग्लोबल लिटरेरी अवार्ड, मोस्ट प्रोमिसिंग उर्दू पोएट्स एंड राइटर इन इंडिया का अवार्ड आपको मिला है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपको सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान से नवाजा गया है। और साथ ही अर्णिका, नुसरत मैम के विषय में बता दूं कि उल्लेखनीय कार्य करने वाली 20 चयनित महिलाओं के क्षेत्र में आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आप मुलाकात करके आई हैं और उनसे प्रशंसा भी आपने प्राप्त की है। तो बहुत स्वागत करते हैं हम आदरणीय डॉक्टर नुसरत मेहंदी मैम का। नमस्कार। और अब चलते हैं हम अपने तीसरे मेहमान की तरफ। और जैसा कि कहते हैं कि श्रृंगार के बिना नारी अधूरी है, तो उनके लिए भी कुछ पंक्तियां ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक नई सुबह की तरह आप हमारे बीच आई हैं, सौंदर्य और स्वास्थ्य की नई रोशनी लेकर आई हैं। जी हाँ, हमारे साथ एक मेहमान के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं शिल्पा माल्यवाड़ जी, जो कि एक खूबसूरत व्यक्तित्व की धनी हैं और आप ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री की एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। तो स्वागत है शिल्पा जी आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। और बिल्कुल अर्णिका, हमारे बीच एक, क्योंकि तमाम जो नारी शक्तियां यहाँ पर मौजूद हैं सशक्तिकरण का उदाहरण है, और एक युवा चेहरा भी हमारे बीच है। हमारे बीच हैं कनक माल्यवाड़ लाल जी। और आपके विषय में मैं बता दूं कि आपने अपने कार्यों से सामाजिक विकास, नीति निर्माण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही आपने 2023 में यंग एंटरप्रेन्योर्स अलायंस G20 और B20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और निश्चित तौर पर युवाओं के तौर पर अगर हम कनक जी को देखें तो एक आप बड़ी मिसाल के तौर पर जानी जाती हैं। तो आइए करते हैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत। लेकिन हमारे बीच जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए भी कहना चाहेंगे कि जिनके चेहरे पर मुस्कान है, हौसलों में जान है, आज की हमारी इस महफिल की आप सभी शान हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। और चलिए हम सबसे पहले जो शुरुआत करना चाहते हैं, हम अपनी नारी शक्तियों से आज वो जानकारी हासिल करेंगे आप सभी के लिए जो निश्चित तौर पर आपके लिए प्रेरणादायी होगी। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी डीएसपी मैम से, कमला रावत जी से। मैम, जैसा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने कई पदक जीते हैं, अगर मैं
सभी को बताना चाहूँ तो 12 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा विक्रम पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार से भी आप सम्मानित हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न मेरा बनता है वो खेलों से ही जुड़ा हुआ बनता है कि अगर हम बात करें खेलों की, तो किस तरीके से खेल किसी महिला के, क्योंकि हम यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेषतर बात कर रहे हैं, तो किसी महिला के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, और क्योंकि आपने अपने जीवन की शुरुआत भी खेलों से की है, तो किस तरह से आप दूसरी महिलाओं को ये उदाहरण अपने रूप में देना चाहेंगी? बिल्कुल मैम, मैं बोलना चाहूँगी सभी लड़कियों से, सभी महिलाओं से कि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी आपके अंदर एक पावर देता है। सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को स्पोर्ट्स से खेलना चाहिए। वो आपको आपके एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। तो जब आप में कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मैं बाहर जाके ये काम कर सकती हूँ, मैं इससे कम थोड़ी हूँ, मैं मतलब जो हमारे यहाँ पे ये भिन्नता होती है, पुरुष ये काम करेगा, महिला ये करेगी, तो वो बराबरी में अपना सब योगदान दे सकती है। और कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाता है तो वो अकेले आना जाना या छोटी छोटी चीज़ों में या स्ट्रेस लेना या अबला टाइप बिहेव नहीं करती है, वो सबल हो जाती है। तो मैं तो सभी से कहूँगी कि आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको बोल्ड बनाइए, उनको खेलना है उन्हें खेलने दीजिए। और आज देखिए इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे ओलंपिक में मेडल आने लगे हैं। सबसे पहले अपनी मल्लेश्वरी मैडम का पहला मेडल आया था इंटरनेशनल ओलंपिक में। तो उस टाइम पे महिलाओं की शुरुआत हुई थी ओलंपिक की। उषा, आप पीटी उषा मैडम को देखिए तो उन्होंने एशियन गेम्स में क्या हम अपनी छाप छोड़ी है, आज तक का लोग उन्हें जानते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उदाहरण हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा किरण बेदी मैडम जी का एक दूरदर्शन में ही प्रोग्राम आ रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि ये भी तो महिला हैं, ये इतना अच्छा कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, हमें क्या कम है। तो मैं अपने साथ के जो लड़के थे जो मेरे मोहल्ले में खेलते थे उनके साथ दबंगी से रहती थी कि नहीं हम भी कर सकते हैं। वो बोलते थे ऐसा कर सकते हो, इतना पुशअप्स कर सकते हो, सब कर सकते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस से आता है। कोई भी काम को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसमें निपुण होते जाओगे। तो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा जगह है जिसमें आप अपने आप को पूर्ण तरह से विकसित कर सकते हो। और साथ ही शिक्षा भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो सभी जगह पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा वो किया है। अपने शासन से भी इतने सारे महिलाओं के लिए सब चीज़ें निकली हैं, तरह तरह की अपनी योजनाएं निकलती हैं शासकीय, तो उसमें भी उन्हें बहुत फ़ायदा है। बस ये है कि महिलाओं को जागरूक रहना चाहिए। जी बिल्कुल, तो महिलाओं को जागरूक रहना बेहद आवश्यक है और यही अर्णिका आज का दिन भी है। और मैम आपने बहुत अच्छी ये जानकारी दी। निश्चित तौर पर अगर आपके हौसले बुलंद हैं, अगर आप कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो वो आप हासिल कर सकते हैं। और मैम की बात के बाद मुझे कुछ याद आता है, क्योंकि हमारे इस आज़ादी के लिए भी वो तमाम महिलाएं, चाहे हम झांसी की रानी की बात करें या फिर हम साहित्य के क्षेत्र में अगर सुभद्रा कुमारी चौन, महादेवी वर्मा की बात करें, जिन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। कुछ पंक्तियां आपकी बात से मुझे याद आती है कि बनी रहती गर वो पर्दे की बुलबुल, ना होता अमर नाम झांसी का बिल्कुल, मनुष्य अगर महारानी ना होती तो झांसी की अमिट ये कहानी ना होती। तो इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि नारी ने अपने सशक्त भूमिका के साथ समाज में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है। और आप ऐसी ही सशक्त नारियों को आज हमारे बीच देख रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर नुसरत मेहंदी मैम हैं और मैम से मैं क्या सवाल करूं आपके बीच, अगर मैम मौजूद है हम सबके बीच तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैम आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में आज, क्योंकि जो युवा हैं और जो पहले से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र बहुत विस्तारित है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार आप कार्य कर रही हैं, तो हमारे तमाम युवाओं को जो हमारी जो बेटियां इस वक्त देख रही हैं, कविता के क्षेत्र में, शायरी के क्षेत्र में आना चाहती हैं, कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म आपको लगता है? देखिए, साहित्य का जो क्षेत्र है वो, जैसा आपने खुद भी कहा, बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। इसमें शायरी हो या दूसरी विधाएं हों, आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम मिल जाता है। अब सवाल यह है कि आपको अभिव्यक्ति के लिए क्या अपनाना चाहिए और किस तरह की जो क्षमताएं हैं वो उससे उभर कर आपके अंदर आनी चाहिए। जैसा अभी मेरे से पहले आपने कहा रावत जी ने कि सबसे पहले तो शिक्षित होना ज़रूरी है। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो फिर आपको अपना बेंट ऑफ माइंड समझ में आएगा कि आपको किस क्षेत्र में और उस क्षेत्र में भी किस विधा में आपको काम करना है। तो साहित्य में भी विभिन्न हैं, जैसे आपने खुद ही कहा कि शायरी है या फिक्शन है या दूसरी विधाएं हैं, तब
उसके बाद आप अपने आप को उसमें ज़्यादा निखार कर अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती हैं। एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। साहित्य के माध्यम से आप मंच प्राप्त कीजिए और आत्मविश्वास प्राप्त कीजिए और अपने अंदर की जितनी क्षमताएं हैं, जितना पोटेंशियल है, उसके माध्यम से उसको निकालिए। बिल्कुल, तो जितना पोटेंशियल है आप में, और निश्चित तौर पर अगर आप में ये जागरूकता है, आप में ये ललक है कि हमें क्या बनना है, कौन सा मुकाम हासिल करना है, तो बस इसके लिए सबसे जो बड़ा एक उदाहरण होता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने संघर्ष करते हैं। और निश्चित तौर पर अनिका, अगर हम समाज की बात करें तो नारियों के लिए बहुत सी बेड़ियां होती हैं, और घर से दफ्तर का जो सफ़र होता है वो इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही बात आपने कही यहाँ पे सुनीता जी। और किस तरीके से मैडम ने बताया कि यहाँ पर शिक्षा किस तरीके से व्यक्तित्व को निखारने का काम कर सकती है। अब हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। शिल्पा जी हैं हमारे साथ, और आपके योगदान की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर आपने पाठ्यक्रम निर्माण और ब्यूटी लैब स्थापित करने में अपना योगदान दिया है, और इसके अलावा ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन द्वारा आपको लाइफ टाइम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो शिल्पा जी, क्योंकि आप श्रृंगार और ब्यूटी से अपना ताल्लुक रखती हैं, तो श्रृंगार के बिना नारी अधूरी है, और जैसे कि चांद के बिना रात अधूरी है। तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि आज के समय की अगर हम बात करें तो श्रृंगार में किस तरीके के बदलाव आए हैं। अगर हम आधुनिक नारी को और श्रृंगार को देखें तो उसके लिए क्या कहेंगी आप? देखिए, आधुनिक नारी मैं मानती हूँ श्रृंगार को बहुत ध्यान देती है, लेकिन साथ ही साथ जो एजुकेशन आजकल ले लिया है लड़कियों ने और अपने वर्क प्लेस पे जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो उनको इतनी समझ है कि हमें वर्क प्लेस में कैसे तैयार होके जाना है और पारंपरिक या ट्रेडिशनल अपने फेस्टिवल में कैसे तैयार होना है। तो इस चीज़ को मैं भी अप्रिशिएट करूँगी कि आज की जो आधुनिक नारी है वो इन सब का ज्ञान रखती है कि हमें श्रृंगार कब, कैसे और कितने बैलेंस तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर बताई यहाँ पर। और ये आपने जो ब्यूटी के बारे में बताया, श्रृंगार के बारे में बताया कि कार्य क्षेत्र के हिसाब से श्रृंगार आजकल होने लगा है यहाँ पर। अगले मेहमान जो हमारे साथ हैं उनके लिए पहले कुछ चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी सुनीता, कि कनक सी चमक है आपके नाम और आपके काम में, औरों के जीवन में प्रकाश आप भरती हैं, आत्मविश्वास और साहस हैं आपके दोस्त, तभी तो नारी शक्ति का नेतृत्व आप करती हैं। बिल्कुल, और युवा नेतृत्व करती हुई कनक माल्यावार लाल जी हमारे बीच हैं। और हम अपने तमाम दर्शकों को ये भी बता दें, कनक जी आप शिल्पा जी की सुपुत्री हैं। तो देखिए, दो पीढ़ी एक साथ यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कनक जी आपसे ये भी सवाल बनता है, क्योंकि अगर घर में हमारे माता पिता उस मुकाम पर होते हैं जहाँ हमें बचपन से एक इंस्पिरेशन मिलती है, तो कहीं ना कहीं रास्ते आसान हो जाते हैं और हमें लगता है कि यकीनन हम उस मंजिल को पा जाएंगे, क्योंकि हमें वो सपोर्ट मिलता है। लेकिन आज की अगर हम युवाओं की बात करें, आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बेटियों को आगे बढ़ने के लिए निश्चित तौर पर काफी स्ट्रगल, संघर्ष करना होता है। तो किस तरीके से आपका सफर रहा और आप हमारे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, युवा नारी शक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, स्ट्रगल सबके रहते हैं। मैं लकी थी क्योंकि मेरे जहाँ कहा जा सकता है कि मेरे नाना नानी ने मेरी मम्मी को एजुकेट किया, और मेरे फादर भी काफ़ी, उनको एक्सपोजर था, एजुकेशन वाइज भी काफ़ी अच्छे थे। इस कारण से मुझे भी वो पीढ़ी जैसे चली आ रही है, तो मेरे साथ भी मुझे भी एक्सपोजर दिया गया, एजुकेशन दी गई। मुझे यही बोला गया कि तुमको अपना रास्ता खुद चुनना है, लेकिन ये नहीं कि तुम्हें फाइनेंशियल हम तुमको सपोर्ट करेंगे, पर तुम्हें अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी लेनी है, फिर उसके बाद आगे अपनी मंजिल तुम्हें चुननी है। उससे पहले तुम्हें एजुकेशन लेकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मुझे पहले से समझ आ गई थी, और ये इंस्पायरिंग भी रहा, क्योंकि मैं अपने घर में देखती थी कि मेरी मदर भी वर्किंग है, उन्होंने अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाया, मेरे फादर ने अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, और मुझे भी अपना क्षेत्र, मेरा क्षेत्र मम्मी का जो फील्ड है वो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं जो भी फील्ड चुनूँगी मुझे अपना क्षेत्र में अपना नाम कमाना है, और अभी जारी है वो ना काम कर ही रही हूँ मैं। और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। ये शुरू से बहुत इंस्पायरिंग रहा था, और इसी कारण से मेरे अंदर ये भावना आई, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मैं आगे बढ़ी और काम कर रही हूँ। प्लस जितनी स्ट्रगल जो बाकी जगह लड़कियों का रहता है वो मैं बिल्कुल मानती हूँ। कुछ जगह पे शायद पेरेंट्स को उतना एक्सपोजर नहीं है, इस कारण से लड़कियाँ उतना आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन
इस जनरेशन में मैं अपने आसपास देखती हूँ, जितने मेरे सहेलियाँ हैं, आसपास की जनरेशन, सब गांव से भी उठकर लड़कियाँ अपना नाम कमा रही है और आगे बढ़ रही है, लड़कों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। तो वो बैरियर जो था वो अब लड़कियाँ अपने आप ही तोड़ के आगे बढ़ के निकल रही है। मेरी जनरेशन में यही हुआ है कि लड़कियाँ खुद होके आगे बढ़ रही है और काफ़ी कंधे से कंधे मिलाकर बढ़ना चाह रही है। एक ललक है उनमें। बिल्कुल, ये ललक जो है अर्णिका कहीं ना कहीं यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और देखिए आज का जो माहौल है, कहीं ना कहीं माता पिता और साथ ही जो परिवार के लोग हैं वो हमें सपोर्ट भी करते हैं और यही वजह है कि आज हम सब इस मुकाम पर मौजूद हैं। और देखिए हमारे तमाम दर्शक जो हैं, दर्शक दीर्घा में हैं, उनके भी व्यक्तित्वों से मैं आपको रूबरू करा दूं। कांति श्रीवास्तव जी हैं जो कि साहित्यकार हैं, महेंद्र भट्ट जी हैं हास्य कलाकार हैं, हास्य कवि हैं और हमारे बीच मौजूद हैं। साथ ही स्वयं एक सशक्त नारी डॉक्टर शालिनी जी हमारे बीच मौजूद हैं और शालिनी जी बॉम्बे चाइल्ड हॉस्पिटल में स्वयं निदेशक हैं। तो आज इतनी बड़ी बड़ी नारी शख्सियत हम यहाँ पर सामने से भी रूबरू हो रहे हैं और हमारे स्क्रीन में मेहमान तो नज़र आ ही रहे हैं। तो अर्णिका, अब कांति जी हैं तो चलिए कुछ, अगर कांति जी नारी शक्ति पर कुछ कविता या कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहें। बिल्कुल, स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपनी कविता द्वारा ही नारी का परिचय करवाना चाहती हूँ। सतयुग से लेके अब तक जो मेरे भाव हैं वो मैं व्यक्त करती हूँ। साहस की वह मूरत है, मृत्यु से ना डरती है। साहस की वो मूरत है, मृत्यु से ना डरती है। नारी रण में जब कूदे इतिहास नए गढ़ती है। सिंहनाद सी गर्जना से रणभूमि दहलती है। वीरांगना सी शास्त्र उठा जब रणभूमि में उतरती है। नारी पर जब अत्याचार हुआ तब इसने हुंकार भरी। शोषण किया समाज ने जब शक्ति का इसने रूप धरा। सतयुग द्वापर त्रेता में इसने प्रमाण दिया है। सावित्री ने पति का प्राण यमराज से छीन लिया है। दुर्गा कभी काली लक्ष्मी का रूप धरी। दोनों कुलों की रक्षा हेतु अबला नहीं सबला बनी। पद्मावती ने अपना जौहर दिखलाया था। रण कौशल से दुश्मन को धूल चटाया था। कर्णवती दुर्गावती लक्ष्मी के रूप कौशल को याद करो। सतयुग द्वापर त्रेता की शक्तियों को प्रमाण सुनो। आज भी नारी घर से लेकर अंबर तक छाई है। सेना समाज और दुनिया के हर क्षेत्र में आई है। शोषण करने वालों सुनो, काल बनकर आई है। धरती से अंबर तक इसने अपनी परचम लहराई है। सुनो सुनाती हूँ मैं अब सच्ची बातें प्यारी। अपने मन से निकाल दो तुम अबला होने की कहानी। अपने मन से निकाल दो तुम अबला होने की कहानी। अब बताओ कब थी अबला सख्त पूंजी नारी है भारत के जनमानस। हे भारत के जनमानस, कब दूषित हो गई सोच तुम्हारी। क्या बात है, वाह। ना अबला थी ना अबला है, सदा सबला रही है सबला है। साहस की यह मूरत है, मृत्यु से ना डरती है। जब भी रण में कूदे इतिहास नए गढ़ती है। इतिहास नए गढ़ती है। बहुत खूब। कांति जी, बहुत अच्छी कविता आपने यहाँ पर स्त्री के साहस के बारे में सुनाई और उसी में कहूँगी कि आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। तो इस प्रगतिशील ज़माने में जहाँ नारियाँ नए नए मुकाम गढ़ रही हैं सुनीता, तो हम यहाँ पर बात करेंगे महिला सुरक्षा के बारे में भी। और ये प्रश्न जाता है हमारी कमला रावत मैडम से कि नारी तो बहुत बढ़ना चाह रही है, नए नए मुकामों को छूना चाह रही है, पर एक समाज का दायित्व बनता है उसे सुरक्षा प्रदान करना। तो अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो क्या स्थिति है आज के समय में महिला सुरक्षा की और क्या प्रयास हम उसके लिए कर सकते हैं? देखिए, किसी भी जगह पे जब महिला को सुरक्षा की बात आती है तो हमारे यहाँ पे कानून में उसको बहुत ऊपर दर्जा दिया गया है। निर्भया कांड के बाद एक निर्भया का भी एक वो चालू हो गया था कि किसी भी महिला को या कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो बहुत सारी हेल्पलाइन है महिला सुरक्षा के लिए। उसमें 181 नंबर है, 1091 है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि महिला स्वयं अपनी ना थोड़ा सा प्रोटेक्शन खुद करके चले और सावधानी से कोई भी काम को करेंगे तो ऐसी गलती किसी से नहीं होगी। और दूसरा, सुरक्षा के लिए सिर्फ वो महिला अकेले अपने लिए वो नहीं रखती है,
दायित्व वो पूरा समाज का है बिल्कुल। कि अगर किसी को देख रहे हैं कि किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो समाज भी उठकर उसका जवाब उससे पूछे दूसरे से कि क्यों तुम ऐसा हरकत कर रहे हो। बिल्कुल। तो जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा महिलाएं ऐसी वो हो सकती हैं। आप किसी को भी, एक लड़की अगर अपने आप में अत्याचार करने ना दे तो वहीं पे रुक सकता है, वो पहले दिन ही रोकना चाहिए, उसको आगे ना बढ़ने दे और समाज अपना कार्य करे, महिलाएं अपने कार्य में स्वतंत्र होकर जाएं, उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और जो हम आज एक दिन बनाते हैं कि 8 तारीख को हम लोग महिला दिवस बनाएंगे, उस दिन उनको सम्मान करेंगे, वो सम्मान के हकदार तो हमेशा के लिए हैं। वो एक पुरुष को पैदा करती है, वो इतनी शक्तिशाली है, उनको पढ़ाती है। एक शिक्षित महिला अपने पूरे समाज को पढ़ा सकती है। जैसे कि अभी कनक नहीं बोला कि मेरे नाना नानी वो सब अच्छे उसमें थे तो मम्मी को अच्छी एजुकेशन मिली, इसको एक्सपोजर मिला। तो ऐसे ही ये समाज का काम है कि अगर कहीं पर किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसको भी रोके। और शिक्षित होने के साथ साथ आप जो हेल्पलाइन इतनी सारी होती हैं उनमें फ़ोन करके अपना सुरक्षा के लिए मदद मांग सकते हैं। पुलिस आपके लिए हमेशा वो रहेगी, जो मददगार रहेगी। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर बताई कि नारी को खुद भी अपने रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ एक सामाजिक दायित्व भी बनता है। जब हम घर से शुरुआत करेंगे, अपने बेटों को सिखाएंगे कि महिलाओं का सम्मान उन्हें करना ही है, तो ये समाज एक सुरक्षित समाज बनेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक दायित्व समाज का भी हो जाता है कि नारी के सम्मान के लिए आप आवाज़ उठाएं, लेकिन उससे पहले नारियों को स्वयं अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, क्योंकि ये कहा जाता है मैम कि नारी अपने कर्तव्य तो निभाती है लेकिन कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को भूल जाती है। जिस तरीके से आप लगातार आप मिलती भी होंगी ऐसी नारियों से जो कि लगातार घरेलू हिंसा के शिकार हैं, उन्हें नहीं पता कि हमें किस तरीके से अपने लिए आवाज़ उठानी है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो निश्चित तौर पर हम ये भी सवाल मैम से करेंगे और आप हमारे कार्यक्रम को ऐसे ही देखते रहिए और तमाम ऐसे सवाल भी इस कार्यक्रम के दौरान आएंगे जो निश्चित तौर पर आपको जागरूकता जरूर देंगे, क्योंकि आज का दिन समर्पित है नारी जागरूकता, नारी सम्मान के लिए। मैं एक बार फिर हमारी डॉक्टर नुसरत मेहंदी मैम जो कि मेरी पसंदीदा शायरा भी हैं, तो मैम आज का दिन बहुत ख़ास है। तो निश्चित तौर पर जब आप यहाँ मौजूद हैं, आपका जो व्यक्तित्व है वो तो निश्चित तौर पर प्रेरणादायी है, लेकिन आपकी शायरी, आपकी कविता, आपका हर एक लफ्ज़, एक हर्फ जो है वो कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है। तो आज के इस विशेष मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, जैसा अभी कमला जी ने भी कहा, आप लोगों ने भी कहा कि महिलाओं को अवेयरनेस का जो एक है वो होनी चाहिए, तभी वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं। जी, साहित्य के क्षेत्र भी ऐसा ही है, जितना पढ़ेंगी महिलाएं, क्या सभी के लिए है ये तो, कि अध्ययन की जो एक आदत छूटती जा रही है, पठन पाठन की जो एक आदत छूटती जा रही है, उसको पढ़ेंगे तो हमारा जो रचना संसार है वो बहुत समृद्ध हो जाएगा। जितना भी सोशल मीडिया है, चाहे उसके माध्यम से पढ़ें, डिजिटल मीडिया संसार है उसके माध्यम से पढ़ें, उसी हिसाब से पढ़ें कि जैसे अगर आप शायरी में काम करना चाह रहे हैं तो शायरी और जितने भी साहित्य के विधाएं हैं उसको पढ़ें, आपका रचना संसार, सृजन का जो संसार है वो समृद्ध होगा। शायरी की बात आपने की तो मैं वहाँ से शुरुआत करती हूँ कि जहाँ से संघर्ष की शुरुआत होती है। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ एक अतिरिक्त संघर्ष होता है जी। तो सफ़र तेरा कठिन रहा है स्वप्न से उड़ान तक, मगर है तेरा राज अब ज़मीं से आसमान तक। क्या बात है। या फिर शुरुआत में मैं बताऊं कि हमारे समाज में तो ये होता था कि जो महिलाएं थी वो अपने लहजे में शायरी भी नहीं कर सकती थी जी। वो पुरुषों के लहजे में शायरी किया करती थी। तो उस ज़माने से समझिए हम उस दुनिया से निकाल के अपने समाज की महिलाओं को लेकर आए हैं। तो वो दौर ये था कि मैं कहाँ अपनी किसी सोच के इजहार में थी, मैं तो हर दौर में सौंपे हुए किरदार में थी, और लोग समझे ही नहीं मेरे हुनर को, वरना मुझ में फनकार था पोशीदा, मैं फनकार में थी। क्या बहुत खूब। बहुत जब मैंने या किसी भी शायरा ने, कवित्री ने अपने आप को पहचाना, फिर उसने दुनिया को और समाज को बताया कि मैं क्या हूँ। तो पहले तो यही सब करना पड़ा कि आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो, इस ज़मीं और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नारी विमर्श या स्त्री विमर्श जिसे आजकल ये बना लिया कि पुरुष के विरोध में हम बनाम वे कर दिया, वो नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल भी पुरुष का विरोध स्त्री विमर्श नहीं है, बल्कि स्त्री विरोधी जो मानसिकता है वो स्त्री विमर्श है।
बिल्कुल। तो उसको मैंने इसमें पिरोया है कि जब समर्पण और प्यार दोनों तरफ से मिलता है तो ये कहा जाता है कि आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज़ दी, वाह यक बयक मुझको ख्याल आया कि हाँ मैं भी तो हूँ। वाह, बहुत खूब। बहुत खूब। तो ये एक संतुलित विचार, ये एक संतुलित सोच ज़रूरी है। बिल्कुल, ये संतुलित सोच बहुत ज़रूरी है। और देखिए अब का जो माहौल है मैम, क्योंकि जहाँ से आप आए हैं, जो संघर्ष आपने देखा, कहीं ना कहीं क्या आपको ये लगता है कि अब समाज बदला है? अब जिस तरीके से जेंडर इक्वालिटी की हम एक दिन बात करते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हम बड़े बड़े बैनर लगाकर इस तरीके से जितने भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अब समाज में वो बदलाव आपको देखने मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप जो आपने कहा कि शायरी में भी हमें ये सोचकर शायरी के शब्द यूज़ करने होते थे कि हम महिला हैं, वो पुरुष हैं, तो कितना आप बदलाव समझ रही हैं? बहुत बड़ा बदलाव आया। उसका कारण यही रहा कि हमने अपने अंदर की शक्ति को और अपने अंदर के सामर्थ्य को, क्षमताओं को पहचानना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी काम बहुत होना है, बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है महिलाओं की सोच में। उनके जैसे आप यहीं पे देखिए कितनी महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से आई हैं जो पहले ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि इस क्षेत्र में महिला आ सकती थी। तो यही बहुत बड़ा परिवर्तन है कि आज हर फील्ड में स्त्री मौजूद है। बिल्कुल, हर फील्ड में स्त्री मौजूद है। और हमारा तो धर्म ही यही कहता है कि हर पुरुष में भी एक स्त्री तत्व है। वही सहानुभूति, दया, करुणा का भाव पुरुष के अंदर भी अगर विद्यमान है तो वो स्त्री तत्व ही है जो अंदर विद्यमान होता है। और यही वजह है कि हमारे बीच जो तमाम दर्शक दीर्घा में पुरुष भी मौजूद हैं जो कि नारी शक्ति का कहीं ना कहीं एक सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम वहाँ पर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और अब महेंद्र भट्ट जी की तरफ मेरी नज़र इसलिए भी है क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर जीवन में मुस्कान हो, खुशी हो, तो जीवन आसान हो जाता है। तो महेंद्र भट्ट जी, आज आपकी ज़रूर हम कविता सुनेंगे, क्योंकि आज आप इतनी नारियों के बीच मौजूद हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे नारी सशक्तिकरण पर? बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्ध मंच को नमन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। मैं महेंद्र भट्ट ग्वालियर के आपके बीच में हूँ। मैं तो यही कहूँगा, आज जो कुछ हूँ मैं अपनी घर की बदौलत हूँ। वाह, बहुत तो घर का बहुत बड़ा सम्मान है। माँ का प्यार मिला, पत्नी का दुलार मिला, बेटी का स्नेह मिला, और बहुओं का भी हमें सेवा करने का सौभाग्य हमें मिला। क्या बात। वाकई में कहावत तो पुरानी, नारी नर की खान है। एक मुक्तक रखना चाहता हूँ, ध्यान चाहूँगा। स्वागत है। नारी ही देवी है, नारी ही देवी है जो हमको प्यार देती है। वाह। नारी ही देवी है जो कुल को तार देती है। नारी बिना नहीं उद्धार किसी भी नर का। नारी ही है जो सुखद संसार देती है। क्या बात है। नारी ही है जो सुखद संसार देती है। एक मुक्तक बेटी के नाम, जी स्वागत। ध्यान चाहूँगा। स्वागत। तुलसी बिन आंगन आंगन नहीं होता। वाह। तुलसी बिन आंगन आंगन नहीं होता। खुशबू बिन उपवन उपवन नहीं होता। खुशबू बिन उपवन उपवन नहीं होता। बेटों से होती खुशियाँ भरपूर मगर, बेटों से होती खुशियाँ भरपूर मगर, बेटी के बिना जीवन पावन नहीं होता। बेटी के बिना जीवन पावन नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ये पंक्तियाँ। और निश्चित तौर पर बेटियाँ क्या होती हैं, यहाँ पर एक ऐसी पीढ़ी मौजूद है जिन्होंने संघर्षों की यात्रा को तय कर ये मुकाम हासिल किया। तो कुछ हमारे बीच दर्शक में कुछ युवा चेहरे भी मौजूद हैं। और बेटियों के लिए अर्निका ये कहा भी जाता है कि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, दर्द का एहसास हो तो रोती है बेटियां, दर्द का एहसास हो तो रोती है बेटियां। और बेटा तो लाज रखेगा बस एक ही कुल की, दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां, दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां। तो एक बेटी हमारे बीच हैं, कनक जी। कनक जी, बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपको आपकी माता जी जो हैं आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं और लगातार इंस्पिरेशन रही हैं हमारी दर्शक दीर्घा में। और इस वक्त आपको जो कैमरे पर देख रही हैं, कई ऐसे युवा चेहरे मौजूद हैं जो कि लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें अब किस तरीके से आगे बढ़ना है अगर वो संघर्ष के क्षेत्र में है। क्योंकि कई गाँव से आपने जब स्टडी की होगी, जब बाहर पढ़ाई करने के लिए गाँव की बेटियाँ
पहुंचती हैं, एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको पैसों की दिक्कतें होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन बेटियों को वो पढ़ाना नहीं चाहते। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस समाज के उन तमाम चेहरों के लिए जो कहीं ना कहीं बेटियों के आगे बढ़ने में एक बाधा के तौर पर हैं? समाज में बाधा है जो है, जैसे गांव से हो सकती है जो, और मैं जहाँ से पढ़ी हूँ, मैं केंद्र विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरी जो रूममेट थी वो हरियाणा के एक गांव से थी और काफ़ी सारे राजस्थान के गांव से। बहुत केंद्र विश्वविद्यालय जो है वो स्पेसिफिकली जो है हर क्षेत्र के, इंडिया में हर क्षेत्र के बच्चों को लेता है। और फीस का जो है, अगर जैसे ये आपने सवाल पूछा कि फाइनेंशियली अगर नहीं स्ट्रॉन्ग है पेरेंट्स, तो फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम रहते हैं कि सरकार ने ऐसे विश्वविद्यालय बना कर रखे हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देके बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आप भर्ती होते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी क्षेत्र का हो, चाहे मैथ्स का कर सकते हैं आप, साइंस का या आर्ट्स सब्जेक्ट में लेकर आप पढ़ सकते हो। तो पूरे केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हुए हैं। और रही बात जहाँ पे ये बोला जा सकता है कि बाधाएं जब पेरेंट्स ही मना कर देते हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए, तो ये चीज़ इसी तरीके से बोल सकते हैं कि हमको एजुकेट पेरेंट्स को करना चाहिए। बिल्कुल, पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे कि कैसे लड़की और लड़के दोनों में समानता रखनी चाहिए। जी। हमें समानता, हमें भेदभाव लड़का और लड़की में नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हम लड़की को घर के काम सिखा रहे हैं, उसी तरीके से हमें लड़के को भी बचपन से घर के काम सिखाने चाहिए, तभी वो आगे की जनरेशन में वो भेदभाव कम होगा। लड़का फिर इस तरीके से नहीं बोलेगा कि ये काम जेंडर रोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, खाना बनाने का काम तो लड़की का है, या ये काम मैं नहीं करूँगा, मैं बाहर जाके नौकरी करूँगा, पढ़ाई करूँगा। अगर बचपन से ही ये काम सिखा दिया जाएगा दोनों को, तो वो अपने आप ही आगे जब वो बड़े होंगे तब वो पीढ़ी समझ जाएगी कि हाँ, हम बराबर से है, लड़की और लड़के दोनों बराबर है और दोनों को आगे जिस भी क्षेत्र में जाना है बराबरी से ही दोनों को जाना है। बिल्कुल कनक, ये बहुत अच्छी बात आपने शिक्षा को लेकर यहाँ पर बताई। और एक प्रश्न ज़रूर आपसे ही रहेगा हमारा, क्योंकि आप भी एक नवविवाहिता स्त्री हैं, तो विवाह एक बहुत बड़ा पड़ाव रहता है स्त्री के जीवन में। और पहले सोचा जाता था कि स्त्री का जितना बचपन है वो आज़ादी भरा है और शादी के बाद बहुत सारी चीज़ों पर लगाम लग गया है। तो इस सोच को कहाँ तक हम बदल पाए हैं अपने समाज में? और अगर आपका पर्सनल हम व्यू जानना चाहें, यहाँ पर आपकी पर्सनल सोच जानना चाहें, तो वो क्या है इस बारे में? विवाह का क्या असर पड़ता है एक लड़की के जीवन पर? पर्सनल व्यू अगर जानना चाहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन में बदलाव मुझे नहीं दिख रहा है। जी, मैं अभी शादी हुई है मेरी, और हाँ, बदलाव ये है कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद की लेती थी, अब मैं अपने हस्बैंड की लेती हूँ। लेकिन वो बदलाव मेरे हस्बैंड पे भी है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेते थे, अब वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो शादी से पहले हम दोनों ने ही सोच समझकर यही बात करी कि कैसे सिर्फ शादी करनी है, उस कारण से बस शादी नहीं करी, बात पूरी करी कि काम रहेगा, काम के बाद हम लोग किस तरीके से घर संभालना है, किस तरीके से हमें काम करना है। और दोनों चीज़ें हम हमेशा ये सुनते आ रहे थे, बचपन से मैं जैसे सुनते आ रही हूँ कि आजकल की लड़कियाँ घर संभालते संभालते करियर भी संभाल सकती है। पर मेरा ये मानना है कि लड़कियाँ घर संभालते संभालते, ये दायित्व लड़कियों पे ही क्यों है, घर संभालते संभालते करियर भी संभालना। लड़के भी आजकल ऐसे हैं कि करियर के साथ साथ घर संभालने लग गए हैं। तो ये दायित्व दोनों का है, ना कि सिर्फ लड़की का। 9 to 5 अगर मेरी भी जॉब है तो मेरे हस्बैंड की भी है, और घर संभालने का काम मेरा भी है तो मेरे हस्बैंड का भी है, हम दोनों का है। बहुत खूब। तो इसी तरीके से हम तालमेल रख के आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। कनक जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और सुनीता, क्योंकि यहाँ पर और हमारे दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी क्योंकि कुछ युवा चेहरे हैं, आप भी अगर हमारे आज के मेहमानों से कुछ बात करना चाहें तो प्लीज़। और साथ ही हमारे बीच चित्रलेखा राठौर जी भी हैं। मैम, आपका कोई सवाल और साथ ही आपकी कविता भी हम ज़रूर सुनेंगे। व्यवस्था में खौफ बिल्कुल नहीं है, समाज में किसी को डर ही नहीं है।
खुलेआम अपराधी अपराध करते चले जा रहे हैं। खौफ कैसे समाप्त हो? जब तक व्यवस्था में खौफ नहीं आएगा तब तक अपराध नहीं में कमी नहीं आ पाएगी। अपराध तब होते हैं जब आप बिल्कुल फ्री होके किसी भी चीज़ को वो कर देंगे। दिमाग में आप अपने पहले सुरक्षा को लेके चलें। आजकल जैसे सोशल मीडिया में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग कहीं भी जा रहे हैं तो अपना पहले फ़ोटो डाल देंगे कि मैं इधर घूमने गया, मैं उधर घूमने गया। तो ये सबसे बड़ा तो यही है कि अपराधी को मौका मिल जाता है कि अच्छा ये लोग हैं ही नहीं। तो कुछ चीज़ों में आप लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए, जैसे आपका न्यूज़पेपर वाला है या किसी को भी आप ज़्यादा बता के ना जाएं कि हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी का जो है विश्वास पात्र कोई मिलते नहीं है। तो जितनी भी सुरक्षा आप खुद अपने आप कर सकते हैं, अपने सगे संबंधियों के साथ में भी उतना व्यवहार रखना चाहिए कि आप लोगों की देखरेख के लिए वो लोग आ जा सके। जब आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं तो आप उसमें भी देखिए कि बच्चा किस तरह के कपड़े पहन के बाहर निकल रहा है, कि क्या उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें तो हमें खुद को ही अवेयरनेस के साथ में काम करना चाहिए। और अगर कभी गलती से हो भी जाए, मैंने पहले ही बोला कि हेल्पलाइन में बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपको रेल से लेके बस से लेके आपका हर तरह से है, मतलब दहेज वाला भी जो भी प्रकरण चलते हैं आपकी महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे वो हैं। आपके जगह जगह कॉलोनी के अंदर अब थाने खुल चुके हैं, पहले थाना बहुत दूर हुआ करता था। तो पुलिस और कानून अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा है कि कोई ऐसा काम ना हो। और हम हमेशा मतलब 24/7 वर्क करते हैं। अब उसमें हम लोगों का जितना भी योगदान है हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में मैंने बोला है कि समाज को भी जागरूक होना आवश्यक है और सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहें। बिल्कुल। तो उसमें आप जितना थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे आपका सुरक्षा उतनी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे मैडम बताई कि दूसरों को सुरक्षा प्रदान करने के पहले खुद अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हों, अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़े कहीं ना हों। कहीं यहाँ पर मैम ये जो आपने बात कही, हम हाथ में मोबाइल जब लेते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम उस मोबाइल का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये उपयोगी तो है, लेकिन हाँ, आज जो हमारी यहाँ पर युवा बेटियां बैठी हैं जो ये हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैम आपकी सीख निश्चित तौर पर उनको अपनानी चाहिए कि अपनी हर जानकारी को आप सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। और कहीं ना कहीं जागरूकता ही बचाव का सबसे बड़ा एक साधन हो सकता है, तो जागरूक बने रहिए। और चलिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि अर्णिका हम बात कर रहे हैं कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश में हम लगातार हमारा जो विशेष कार्यक्रम, हालांकि हम आज तो बात कर रहे हैं हमारी सशक्त नारियों से, लेकिन एक विशेष सेगमेंट भी हम चलाते हैं, ये है नारी शक्ति, जिसमें समय समय पर हम ऐसी ही विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली व्यक्तित्व और साथ ही इसके अलावा प्रेरणादायी भूमिका निभाने वाली महिलाओं से आपको रूबरू भी करवाते हैं। और चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, किस तरीके से महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। तो थोड़ा सा हम सेगमेंट को अलग बढ़ाते हुए एक गीत हम ज़रूर सुनवाना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे आज के मेहमानों को। और ये गीत सुना रही हैं अनुषा शर्मा जी, और नारी शक्ति पर ये विशेष गीत है अर्णिका, जिसके बोल भी जान लेते हैं। बिल्कुल, बोल हैं नारी हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, सपनों की उड़ान हूँ मैं। क्या बात। तो आइए सुनते हैं ये गीत। नारी हूँ कमज़ोर नहीं, सपनों की उड़ान हूँ मैं। नारी हूँ कमज़ोर नहीं, सपनों की उड़ान हूँ मैं। हर बंधन से मुक्त रहूँ मैं, हर बंधन से मुक्त रहूँ।
जो सपने हमने देखे हैं अब वो पूरे होंगे यहाँ। हम चलेंगे साथ मिलकर बनाएंगे एक नया जहाँ। नारी हूँ अब आगे बढ़ूँ मैं, अपने हक की बात कहूँ मैं। जीवन का अरमान हूँ मैं, जीवन का अरमान हूँ मैं। नारी हूँ कमज़ोर नहीं, सपनों की उड़ान हूँ मैं। हर बंधन से मुक्त रहूँ मैं, हर बंधन से मुक्त रहूँ। एक नई पहचान हूँ मैं, एक नई पहचान हूँ मैं। नारी हूँ कमज़ोर नहीं, सपनों की उड़ान हूँ मैं, सपनों की उड़ान हूँ मैं, सपनों की उड़ान हूँ मैं। तो बहुत सुंदर गीत अनुषा शर्मा जी ने सुनाया और नारी शक्ति पर आज बात हो रही है। और ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मुझे अर्णिका कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि कभी बेटी, कभी बहू, कभी पत्नी तो कभी माता है, जिसके प्रेम और त्याग की महिमा हर कोई गाता है। कतरा है, दरिया है, समंदर है कभी वो, और नारी शक्ति के आगे नतमस्तक स्वयं भाग्य विधाता है। तो निश्चित तौर पर आप अपनी उस शक्ति को पहचाने, तभी आप शक्ति का स्वरूप बनेंगी। सिर्फ 9 दिन कन्या पूजन ना करें, बल्कि हर दिन नारी का सम्मान करें। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर सुनीता जी बताई है यहाँ पर। और चलिए चलते हैं वापस हमारे मेहमानों की तरफ, और यहाँ पर मैं वापस जाऊँगी शिल्पा जी की तरफ। शिल्पा माल्यवार जी हमारे पास यहाँ पर हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस के क्षेत्र से मैडम आप काम करती हैं यहाँ पर। बिल्कुल अर्णिका, मुझे लग रहा है शिल्पा जी से आप जो सवाल कर रही हैं, मुझे लगता है कुछ टिप्स भी ज़रूर लेना चाहेंगी क्योंकि हमारे बीच कुछ नारियाँ ज़्यादा तो संख्या पर मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी जो नारियाँ हैं वो सुंदरता को लेकर सवाल भी जानना चाहेंगी, और मैम आपका स्पेशलाइजेशन इसमें है। हाँ, तो कुछ टिप्स भी जरूर लेंगे अर्णिका। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है शिल्पा जी कि कार्य क्षेत्र के हिसाब से जैसा हम आपने बताया यहाँ पर कि श्रृंगार अलग अलग हो जाता है, तो क्या चेंजेस हम एडवांस्ड ब्यूटी में देखते हैं? किस तरीके की तकनीकें आजकल श्रृंगार में शामिल हो चुकी हैं? अच्छा, तकनीक या अवेयरनेस मेकअप में जो अभी आया है, मतलब पहले जो कहते थे या दिमाग में सोच आती थी मेकअप मतलब लिपस्टिक, मतलब पाउडर, लिपस्टिक और काजल बस। लेकिन मेकअप सिर्फ वही नहीं होता है। मेकअप में आपको अपने आप में आपको आकर्षक बनना रहता है, और आकर्षक बनने के पीछे आप फूहड़पन नहीं, उस पर नहीं जा सकते हैं। वो बिल्कुल बैलेंस्ड, और उसके पीछे भी साइंस है कि आपका क्या फेस शेप है, टाइप्स ऑफ फेसेस जो शेप्स होते हैं उसको कैसे कट डाउन करना है। आई अगर आपके फीचर्स में आंखें ज़्यादा सुंदर है तो आप उसको कैसे हाईलाइट करेंगे। जो हम कहते थे इम्पॉर्टेंट थिंग्स शुड बी अंडरलाइन, कि हमेशा हमें, अब तो जो हम मेकअप भी करते हैं तो हमारे फीचर्स हमें पता होने चाहिए कि हमें क्या हाईलाइट करना है। और जैसे अगर स्किन, आज का जो वातावरण है, धूप इतनी ज़्यादा है कि सन टैनिंग, पिगमेंटेशन ये एक कॉमन डिसऑर्डर है, तो उसे जब छुपाना है तो उसको इवन टोन देने के लिए हमें मेकअप करना है। अब वो मेकअप ऐसा होना चाहिए कि सामने लगना नहीं चाहिए कि आप कुछ लगा कर आए हो, नेचुरल रखना चाहिए, और न्यूड कलर्स ही यूज़ होने चाहिए, पेस्टल कलर्स। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो एकदम से अलग आप नहीं दिखना चाहिए, आपकी स्किन अच्छी दिखनी चाहिए, आप ग्रूम्ड दिखने चाहिए, आपके बाल अच्छे लगने चाहिए कि आपको देख के लगे कि हाँ ये ग्रूम्ड है।
बिल्कुल, मतलब सुंदरता केवल मेकअप तक सीमित ना रहे, व्यक्तित्व को भी निखार व्यक्तित्व के को भी लाए। निखारे और जो जिस कार्य क्षेत्र में है वो उस हिसाब से काम करे। जैसे अगर कोई डॉक्टर प्रोफेशन में है तो ऑब्वियसली, या नर्स है या सर्विस इंडस्ट्री में है, तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ की स्त्री या महिला बाल हमेशा अपने बांध के रहती है, जिससे सर्विस इंडस्ट्री में कोई उनके परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी है कि आप कहाँ पर किस समय क्या आपको पहनना है, क्या तैयार होना है और बाल कैसे रखने हैं। बहुत खूब। बिल्कुल, निश्चित तौर पर किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को निखारना है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग तरीके से आपको प्रदर्शित करता है। और आज की जो हमारी नारी शक्तियां हैं वो अपने कार्यक्षेत्र में तो दक्षता से कार्य कर ही रही हैं, लेकिन अपने सामाजिक दायित्वों को, और साथ ही जैसा कि मैंने अर्णिका कहा था कि घर से दफ्तर का जो एक सफ़र होता है वो आसान नहीं होता, और समय की तो कमी है, लेकिन मुझे लग रहा है अर्णिका कि हम सवाल आपसे करते जाएं और संदेश भी हम अपने तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनसे ज़रूर लेंगे। और तो नुसरत मैम, आपसे ही मैं जानना चाहूँगी, एक संदेश के साथ एक छोटी सी कविता भी हमारे दर्शकों को चलते चलते आप सुनाएं तो। जी। संदेश तो बस यही कि या तो यूँ ठहरो कि किरदार मिसाली कर दो, वाह, वरना वरना तुम जाओ कहानी मेरी खाली कर दो। क्या बात है। वाह वाह। तो ऐसा एक किरदार हम अपना बनाएं कि लोग मिसालें दें, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए तो ये कि अभी भी चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं। कितना भी हम आ गए हैं आगे, लेकिन अभी बहुत कुछ, ये वो शहर तो नहीं, कई जगह हमें आके ये महसूस होता है। जैसे अभी पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा कि ईरान में हिजाब को लेके बहुत बड़ी क्रांति आई थी, तब मैंने कहा था आपको समाज से कहीं ना कहीं टक्कर भी लेनी पड़ेगी, आपको बोल्ड स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, मगर आप इसलिए लीजिए कि आप अपनी जनरेशन तक सीमित नहीं हैं, आपके कुछ दायित्व हैं कि जो आप नई जनरेशन के लिए भी आपको निभा के जाने होंगे, उनके लिए भी कुछ रास्ते आपको बना के जाने होंगे। तो मैंने कहा था कि आबरू रेजी के मंजर नहीं देखे जाते, तो नज़र फेर लो, मुंह मोड़ लो, पर्दा कर लो। या फिर मैंने कहा था कि सिन्फ़े बेदार की सूरत नहीं देखी जाती, सिन्फ़े बेदार यानी जागरूक स्त्री, सिन्फ़े बेदार की सूरत नहीं देखी जाती, तो नज़र फेर लो, मुंह मोड़ लो, पर्दा कर लो। अब मैं निकलूंगी कफन बांध के सर से बाहर, लो ये चादर मेरी तुम ओढ़ लो, पर्दा कर लो। क्या बात है, वाह वाह। तो ये इस तरह के आपको अगर ऊपर वाले ने कोई कैपेसिटी दी है, कोई क्वालिटी दी है, किसी तरह की सलाहियत दी है, योग्यता, तो उसको इस तरह के संदेश आम करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। बिल्कुल, बहुत खूब संदेश मैम ने दिया है, और यकीनन ऐसा लग रहा है कि इस कार्यक्रम को अर्णिका हम आगे बढ़ाते जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वक्त जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता। तो निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये खास कार्यक्रम जो कि आज महिला दिवस पर समर्पित रहा, उम्मीद है पसंद आया होगा। बिल्कुल पसंद आया होगा। और साथ ही हम अपने तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डॉक्टर नुसरत मेहंदी जी हमारे बीच मौजूद रहीं, साथ ही डीएसपी कमला रावत जी जिन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कनक मालेवार जी को भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और शिल्पा मालेवार जी को भी हम यहाँ पर सम्मानित करते हैं। आपका भी हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं, आप आज यहाँ पर आएँ। और यहाँ पर आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि आसमान तुम ही हो, उड़ान भी तुमसे है, स्वाभिमान तुम हो, सम्मान भी तुम ही से है। क्या बात है। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं अपने दर्शकों से। नमस्कार। नमस्कार।